नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की कहानी जीत जाएंगे हम। संजू आज बहुत खुश था। आज लगभग 1 वर्ष बाद वह अपने भैया भाभी के पास जा रहा था। संजू के भैया सुनील दीक्षित बैंक में अधिकारी थे और लखनऊ में वात्सल्य सोसाइटी में रहते थे। उसकी अनीता भाभी तो लाखों में से एक थीं। भतीजा चिंटू इस वर्ष 9वीं कक्षा में था। चिंटू पढ़ने में और खेलकूद में भी हमेशा अव्वल रहता था। 1 साल पहले तक संजू अपने भैया भाभी के साथ वात्सल्य सोसाइटी में ही रहता था। पिछले वर्ष हरियाणा के एक कॉलेज में शिक्षक के रूप में उसकी नियुक्ति हो गई थी। नियुक्ति के बाद वह प्रथम बार अपने भैया भाभी के पास जा रहा था। लखनऊ में संजू का 3 सप्ताह के लिए विभागीय प्रशिक्षण था, अतः 3 सप्ताह के लिए भैया भाभी का सानिध्य उसे स्वाभाविक रूप से प्रसन्न कर रहा था। संजू सरल, कर्मठ और हंसमुख व्यक्तित्व का स्वामी था। जब तक वह वात्सल्य सोसाइटी में रहा, सोसाइटी के लगभग सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। संजू भी पूरी वात्सल्य सोसाइटी को अपने परिवार के समान ही मानता था। ट्रेन के लखनऊ स्टेशन पहुंचते ही संजू अपना बैग उठाकर शीघ्रता से नीचे उतरा और घर जाने के लिए एक टैक्सी में बैठा। टैक्सी में बैठे बैठे रास्ते की सभी सड़कों, बाजारों और पार्कों को देखकर संजू के हृदय में पूर्व की अनेक स्मृतियां ताजा हो उठी थीं। सोसाइटी में पहुंचते ही संजू ने टैक्सी से नीचे उतरकर भरपूर नजरों से पूरी सोसाइटी को निहारा। सब कुछ वैसा ही था, कहीं कुछ नहीं बदला था। टैक्सी वाले को पैसे चुकाने के बाद भागकर सीढ़ियां चढ़ते हुए वह घर पर पहुंचा और कॉलबेल बजाई। भाभी ने दरवाजा खोला। उसने भाभी के पैर छुए। चरण स्पर्श भाभी। भाभी ने उसे बैठाया। कुशल क्षेम के बाद भाभी चाय बनाने चली गई। लेकिन चिंटू को ना देखकर संजू ने भाभी से पूछा, भाभी चिंटू नहीं दिख रहा है, क्या कोचिंग गया है? जवाब में भाभी बोली, कोचिंग तो शाम 6 बजे से होती है, अपने कमरे में होगा। इतना कहकर उन्होंने चिंटू को आवाज लगाई। जवाब में चिंटू ने कहा, क्या है मम्मी, आ रहा हूं, बस मेरा गेम अंतिम स्टेज में है, खत्म करके आता हूं। लेकिन संजू और सब्र नहीं कर सका और चिंटू को आवाज देता हुआ उसके कमरे में पहुंच गया। संजू को देखकर भी चिंटू ने अपनी नजरें मोबाइल से नहीं हटाई और बोला, बस बस चाचा 2 मिनट। संजू सन्न खड़ा देखता रह गया। चाय बन गई थी और भाभी ने उसे चाय पीने के लिए आवाज लगाई। भरे कदमों से संजू कमरे में लौटा। जिस उत्साह और उमंग से 1 वर्ष बाद वह यहां आया था, वह कुछ क्षीण हो गया था। चाय पीते पीते उसने देखा कि भाभी भी अपने मोबाइल पर व्यस्त हो गई थी। तभी चिंटू आया, संजू के पैर छुए और बोला, सॉरी चाचा, लेकिन गेम इतना इंटरेस्टिंग था ना कि मैं छोड़ नहीं सकता था। फिर वह संजू के सामने चुपचाप बैठ गया। संजू को लग रहा था कि वहां बातों का ही अकाल पड़ गया है। थोड़े समय पश्चात ही चिंटू ने फिर अपना मोबाइल उठा लिया और व्हाट्सएप में नए आए हुए मैसेज पढ़ने लगा। संजू से नहीं रहा गया और वह बोला, चिंटू मैं देख रहा हूं कि तेरा ध्यान तो सारा मोबाइल पर ही है। चाचा के आने की खुशी ही नहीं हुई। और भाभी आप भी मोबाइल छोड़िए, कुछ बातें करते हैं। यह सुनकर भाभी बोली, ऐसा नहीं है संजू, बस जरा कैंडी क्रश की एक स्टेज पार कर लूं, तुम्हें जो भी बोलना हो बोलते रहो, मैं सुन रही हूं। संजू का हृदय चीत्कार कर उठा। क्या हो गया है भाभी और चिंटू को? इस सोशल मीडिया ने तो इंसान को पूरा अनसोशल बना दिया है। वास्तविक खुशी के एहसास को भूलकर इंसान आभासी दुनिया में जीने लगा है। उसकी तंद्रा को भैया की आवाज ने भंग किया। आ गए संजू, वेरी गुड। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं भैया, आप कैसे हैं? कहकर संजू ने उन्हें प्रणाम किया। तुम थक के आए हो, फ्रेश होकर कपड़े बदल लो, फिर बैठते हैं। भैया के इस वाक्य ने उसे अंदर तक आश्वस्त किया। फ्रेश होकर जब संजू वापस आया तो उसने देखा कि भैया भी अपने आप को सोशल मीडिया की तथाकथित रंगीन दुनिया में समेटे हुए थे। संजू ने आश्चर्य से कहा, भैया आप भी? जवाब में भैया बोले, संजू पता है मेरे फेसबुक पर 1000 से ज्यादा फ्रेंड हैं और तेरी भाभी के तो 2000 से भी ज्यादा। संजू इस वाक्य के महत्व को खारिज करता हुआ बोला, यह कौन सी बड़ी बात है भैया?
और हाँ, शाम के 7 बज गए और आप सोसाइटी में नहीं जा रहे? वहां पर आप थोड़ी देर के लिए सबसे मिलते जुलते हैं। इस पर भैया बोले, वह सब बंद हो गया संजू, किसी के पास समय ही नहीं है। तभी भाभी ने आकर कहा, संजू आया है, आज डिनर बाहर से मंगा लीजिए। और आपको पता है, हैदराबाद से आप जो मोतियों का सेट लाए थे उसे पहनकर आज मैंने फेसबुक पर डाला, इतने ज्यादा लाइक आए हैं और अभी तक 504 कमेंट भी आ चुके हैं। मुझे भी सबको थैंक यू कहना है, इसलिए खाना बनाने का तो टाइम भी नहीं मिलेगा। भैया ने जवाब दिया, हाँ मंगवा लेता हूं। संजू के सिर में दर्द होने लगा था। वह कितना कुछ सोचकर यहां आया था और यहां पर सब अपने आप में व्यस्त हैं। चिंटू की पढ़ाई के बारे में भैया से पूछने पर वे बोले, इस वर्ष टेस्ट में पहली बार इसके नंबर कम आए हैं, स्कूल से शिकायत भी आई है। यहाँ की बेस्ट कोचिंग में भेज रहा हूँ और कर भी क्या सकता हूँ, मेरे पास तो टाइम है नहीं, तुम उसे थोड़ा समझाना। इतना कहकर भैया फिर अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए। संजू की लखनऊ आने की सारी खुशी काफूर हो चुकी थी। वह सोचने पर विवश हो गया कि मोबाइल और सोशल मीडिया के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन रिश्तों की स्वाभाविक मिठास पर इसने डाका डाल दिया है। सोशल मीडिया पर औपचारिकताएं निभाने के लिए लोग अपनों को ही विस्मृत करते जा रहे हैं। लेकिन संजू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा कि जिस मोबाइल ने उसके भैया, भाभी, चिंटू और वात्सल्य सोसाइटी के अन्य लोगों को अपना गुलाम बना लिया है, उन्हें वह इस गुलामी से आजादी दिलाकर रहेगा। इसके लिए उसे अपने मित्र सुधांशु की याद आई, जो लखनऊ में ही एक गैर सरकारी संगठन चलाते थे। संजू ने फोन करके उन्हें पूरी बात बताई। सुधांशु ने पूरी बात सुनी और फिर दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन संजू ने भैया से कहा कि वह शाम को सभी सोसाइटी वालों को सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलवा लें। भैया द्वारा कारण पूछने पर वह हंसकर बोला, अरे भैया, ये तो शाम को ही मैं बताऊंगा। शाम को सुधांशु भी आएगा, आप सोसाइटी वालों से कह दीजिएगा संजू 1 वर्ष बाद आया है और वह सबसे मिलना चाहता है। शाम को संजू और सुधांशु सोसाइटी हॉल में पहुंचे। भैया, भाभी सहित सभी सोसाइटी वाले वहां पर उपस्थित थे। प्रारंभिक अभिवादन के पश्चात सुधांशु ने बोलना शुरू किया, कृपया आप लोग अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें और ध्यान से मेरी बात सुनिए। हमारे संगठन ने देश के कई बड़े शहरों में 5 डेज चैलेंज सफलतापूर्वक कराने के बाद यहां लखनऊ में इस चैलेंज के लिए आपकी सोसाइटी को चुना है। सभी लोगों ने तालियां बजाकर इस बात का स्वागत किया। सुधांशु ने आगे बोलना जारी रखा, इस 5 डे चैलेंज में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को एक टी शर्ट और एक स्पोर्ट्स शूज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, चैलेंज के अंतिम दिन सभी को डिनर भी कराया जाएगा और विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीतने वाले को कई अन्य आकर्षक उपहार भी प्रदान किए जाएंगे। इस चैलेंज में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं है। चैलेंज में 2 समूह रहेंगे। पहला समूह 12 वर्ष से 18 वर्ष तक और दूसरा 18 वर्ष से ऊपर। यह सुनकर लगभग पूरी सोसाइटी ही 5 डेज चैलेंज में भाग लेने को आतुर हो उठी। इसके बाद सुधांशु ने सभी को एक फॉर्म भरने को दिया। चैलेंज अगले दिन से प्रारंभ होना था। पहले दिन सुधांशु ने सभी को सुबह 5 बजे सोसाइटी के बगल वाले पार्क में बुलाया और कहा कि आधे घंटे में पार्क का एक चक्कर, जो लगभग 2 किलोमीटर का है, उसे लगाकर सभी को वापस सोसाइटी प्रांगण में पहुंचना है। भैया, भाभी, चिंटू सहित सोसाइटी के बहुत से लोगों के लिए सुबह 5 बजे पार्क पहुंचना अत्यंत दुष्कर कार्य था। फिर भी मिलने वाले आकर्षक इनाम की खातिर जैसे तैसे करके सभी लोग 5 बजे पार्क पहुंच गए और पार्क का एक चक्कर लगाकर 5:30 बजे सोसाइटी प्रांगण में पहुंच गए। वहां पर सुधांशु और संजू ने सभी का स्वागत किया। अगले चैलेंज में सभी को 40 मिनट के योग और ध्यान के सत्र में सम्मिलित होना था। सुधांशु ने एक योग प्रशिक्षक को इसके लिए बुलाया था। इसके बाद सभी को एक हेल्थ ड्रिंक, जो कि एक काढ़ा नुमा पेय था, उसे पीना था। चिंटू को तो लगा कि वह शायद इतना कड़वा पेय ना पी पाए, लेकिन फिर चैलेंज को याद करके उसने पेय पी लिया। इसके बाद सुधांशु ने सभी को जनरल नॉलेज की एक पुस्तिका दी और कहा कि चौथे दिन इस पुस्तिका के आधार पर एक क्विज आयोजित की जाएगी, जिसमें जीतने वाले को आकर्षक उपहार भी मिलेगा। अतः सभी लोग समय निकालकर इस पुस्तिका को पढ़ते रहें। इसके बाद सुधांशु ने घोषणा की कि शाम को
गेम चैलेंज के लिए सभी लोग 7 बजे यहीं पहुंच जाएं। यूं तो सोसाइटी में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल जैसे खेलों के खेलने की व्यवस्था थी, लेकिन विगत कुछ महीनों से वहां पर कोई भी नहीं आता था। लेकिन उस दिन शाम को सभी लोग वहां पहुंच गए। सुधांशु ने बताया कि सबके लिए खेलना आवश्यक है, चाहे वह जो भी खेल खेलें। सुधांशु और संजू ने अपने अन्य 2 साथियों की मदद से प्रत्येक खेल में मैच कराकर सभी का खेलना सुनिश्चित किया और जीतने वाले प्रतियोगी को इनाम देने की घोषणा की। बैडमिंटन में जूनियर वर्ग में चिंटू ने बाजी मार ली। रात 9 बजे यह चैलेंज समाप्त हुआ। दूसरे दिन भी सुधांशु ने सभी को सुबह 5 बजे पार्क में बुलाकर पार्क का एक चक्कर लगवाकर सोसाइटी में योग और ध्यान का सत्र कराया और फिर सबको ग्रीन टी पीने का चैलेंज दिया। शाम को 7 बजे म्यूजिक और डांस चैलेंज रखा गया। समस्त सोसाइटी वालों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेस्ट डांस का प्रदर्शन करने वालों के नाम की भी घोषणा की गई। तीसरे दिन सुबह 5 बजे सभी सोसाइटी वालों को पार्क में बुलाकर सुधांशु ने उन्हें जॉगिंग करते हुए पार्क का चक्कर लगाने को कहा और फिर सोसाइटी प्रांगण में योग और ध्यान का सत्र कराया। इसके बाद सभी को अंकुरित चना और मूंग खाने का चैलेंज दिया। बच्चे और बड़े सभी अपने अपने घरों में इन्हें खाने में नाक भौं सिकोड़ते थे, लेकिन आज सभी ने खा लिया। इसके बाद सुधांशु ने घोषणा की, आज शाम को किसी को यहां पर नहीं आना है, बल्कि चैलेंज यह है कि हर व्यक्ति लखनऊ शहर में अपने किसी न किसी रिश्तेदार या मित्र के घर जाएगा और वहां पर कुछ समय बिताकर लौटेगा। सभी लोग जिसके भी घर जाएंगे उसका नाम और फोन नंबर मुझे देंगे। मैं रात में किसी भी रिश्तेदार अथवा मित्र के फोन पर आप में से किसी से भी बात कर सकता हूं। इसका समय शाम 7 से 9 बजे तक है। पूरी सोसाइटी में ज्यादातर लोग मात्र विवाह, जन्मदिन आदि उत्सवों को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। आज बहुत दिन बाद सभी लोग बाहर निकलकर कहीं ना कहीं गए। चौथे दिन पूरी सोसाइटी में लगभग सभी की नींद सुबह 4:30 बजे तक अपने आप ही खुल गई थी। पिछले 3 दिनों से सोसाइटी वाले रात में 10 साढ़े 10 बजे तक सो ही जाते थे। सभी को नींद भी बहुत अच्छी आने लगी थी। उस दिन भी सुधांशु द्वारा सभी को प्रातः 5 बजे पार्क में बुलाकर जॉगिंग कराकर सोसाइटी में योग और ध्यान का सत्र कराया गया और इसके बाद दलिया खाने का चैलेंज दिया गया। सभी ने मुस्कुराकर चैलेंज स्वीकार किया। इसके बाद शाम 7 बजे सुधांशु ने क्विज कराने की घोषणा की। अनीता भाभी ने तो कई वर्षों से किताब नहीं छुई थी, लेकिन क्विज के लिए उन्होंने पुस्तिका पढ़कर खूब तैयारी की। शाम को क्विज संपन्न हुई और सीनियर वर्ग में अनीता भाभी ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसके अलावा सोसाइटी के कई अन्य लोगों ने भी जीत हासिल की। देखते देखते चैलेंज का अंतिम दिन भी आ गया। अंतिम दिन सुधांशु को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं हुई। बिना कहे ही सारे लोग खुशी खुशी पार्क पहुंचे। पार्क में आधा घंटा टहलकर सोसाइटी पहुंचकर सभी ने योग किया और 5वें दिन का छाछ चैलेंज भी खुशी खुशी स्वीकार किया। शाम को सोसाइटी प्रांगण में ही पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसके बाद डिनर का आयोजन था। अंत में संजू ने बोलना शुरू किया, इस 5 डे चैलेंज को सफल बनाने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। इस चैलेंज का उद्देश्य आप सभी में एक स्वस्थ जीवन शैली को विकसित करना था। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम और आप अपना अस्तित्व ही भूलते जा रहे थे। मशीनों के साथ रहते रहते हम मशीनों के गुलाम बन गए थे। रिश्ते नातों का महत्व हम भूलते जा रहे थे। लगभग हर व्यक्ति सोशल मीडिया में अपने को ऊंचा दिखाने की होड़ में खुद को ही भूलता जा रहा था। सुधांशु जी ने अपनी संस्था के माध्यम से हम सभी पर जो उपकार किया है वह हम कभी नहीं भूलेंगे। सभी ने सहमति में सर हिलाते हुए तालियां बजाईं। इसके बाद सुधांशु ने बोलना शुरू किया,
थैंक यू वात्सल्य सोसाइटी। मैं आशा करता हूं कि इन 5 दिनों में अपनाई गई जीवन शैली को आप सभी लोग आगे भी अपनाएंगे। सोशल मीडिया का उपयोग भी आवश्यक है, लेकिन बस एक सीमा तक। उस दिन रात में जब संजू का फोन मेरे पास आया तो वह बहुत विचलित था, लेकिन फिर मैंने और संजू ने मिलकर इस 5 डे चैलेंज की योजना बनाई और हमें पूर्ण विश्वास था कि अंततः जीत जाएंगे हम। बस यहीं पर समाप्त होती है मेरी आज की कहानी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।